हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर हम लोग देखेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा और कैसे उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्शंस में। और उसी पर रिलेटेड एक थ्योरी है जिसका नाम लिखा हुआ है सामने, ली, यहाँ इंग्लिश में देखो ली शातलीय प्रिंसिपल लिखा है और हिंदी में भी मैंने लिख दिया है पूरा अच्छे से कि साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक और ली शातलीय का सिद्धांत। चलिए बात करते हैं इस पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग भी साथ साथ हो जाएगा और ली शातलीय प्रिंसिपल भी साथ साथ हो जाएगा, दोनों थ्योरी एक साथ यहाँ पर कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ली शातलीय प्रिंसिपल क्या है, देखेंगे इसके बारे में बात करूँ। ली शातलीय प्रिंसिपल में समझिए हम लोग ली मैं शॉर्ट में लिखते हैं ली चैट लॉ। ली शातलीय प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कोई भी रिएक्शन माना कोई ए और ए टेंडिंग टू बी, ऐसा कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर हम कंडीशन अप्लाई करें, किस चीज़ का हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, सपोज कि इक्विलिब्रियम का, या ऐसे सपोज करते हैं ये कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है और इस इक्विलिब्रियम को हम कुछ देर के लिए किसी इक्विलिब्रियम में या तो कुछ स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। देखिए स्ट्रेस एक शब्द यूज करता हूँ, स्ट्रेस को हिंदी में तनाव बोलते हैं, लेकिन रिएक्शन के सेंस में स्ट्रेस का क्या मतलब है, रिएक्शन के सेंस में स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, इनर्ट गैस का एडिशन, ये सब, या एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी हो सकता है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये सब का मतलब ही स्ट्रेस है, तनाव है। क्या क्या बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन का हिंदी में समझ जाएंगे। कंसंट्रेशन में यहाँ लिखा हूँ कंसंट्रेशन का बदलाव बोल सकते हो। ये देखो चेंज इन कंसंट्रेशन लिखा हूँ, प्रेशर लिखा हूँ, वॉल्यूम लिखा हूँ, टेम्परेचर लिखा हूँ, इनर्ट गैस को ऐड करना लिखा हूँ और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी लिखा हूँ। तो कैटलिस्ट को ऐड करना भी एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, हिंदी में उत्प्रेरक का उपयोग करना, ये सब तनाव कहलाता है। तो अब याद रखें कि इस तनाव की स्थिति में, अगर हम इस तनाव की स्थिति में किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ला देते हैं तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन अपने आप को उस दिशा में चलाना शुरू कर देता है जिससे वो तनाव की स्थिति को कोप कर जाए मतलब भरपाई कर ले, है ना। जब जैसे सपोज करो कि मैंने एक ऐसा रिएक्शन कराया जिससे ये इक्विलिब्रियम कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो गया और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसा चलाएगा, उस दिशा में चलाएगा जिससे ये फॉरवर्ड से किस में आ जाए, बैकवर्ड में आ जाए और फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, जब हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है, फिर से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की स्थिति में या उसी दिशा में काम करता है। तो इसके लिए क्या क्या लिखा जाता है कि व्हेन एनी स्ट्रेस, अब स्ट्रेस समझ गए आप, व्हेन एनी स्ट्रेस इज अप्लाइड, है ना, व्हेन एनी स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, टू इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज दैट, direction of equilibrium reaction is that which relieves the stress, ये देखिए एक लाइन लिखा हूं, क्या बोल रहा हूं भाई कि when any stress is applied to the equilibrium reaction then direction of the reaction is that which relieves the stress। मतलब जब हम इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो उस स्ट्रेस को कम करे, है ना, उस स्ट्रेस को कम करे या उस चेंज का विरोध करे, अपोज करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं ली शातलीय का प्रिंसिपल। ठीक है भाई। हिंदी में अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या बोल सकते हैं भाई, हिंदी में बात करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर हम कोई इक्विलिब्रियम में स्ट्रेस तनाव अप्लाई करते हैं या इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई कंडीशन को चेंज करते हैं, है ना, जिससे इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर नाम का फैक्टर है, ये बदल सकता है, लेकिन बाकी कोई फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है, याद रखें। हाँ, इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब अभिक्रिया में वो भी कैसा, साम्य अभिक्रिया, जब हम साम्य अभिक्रिया में कोई
परिवर्तन करते हैं, कोई परिवर्तन परिवर्तन मतलब समझ जाओ, तनाव को परिवर्तन बोल रहा हूँ, परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में चलने लगती है, अभिक्रिया उस दिशा में चलती है, दिशा में चलने लगती है, जिससे उस दिशा में चलने लगती है, जिससे जिससे उस दिशा में चलने लगती है जिससे अभिक्रिया का तनाव कम हो जाए, अभिक्रिया का तनाव कम हो जाए तो अभिक्रिया पुनः साम्य अवस्था में आ जाए, साम्य अवस्था में आ जाए या उसी साम्य अवस्था में आ जाए, ऐसा बोल सकते हो। ये एक हिंदी में मैंने सेंटेंस लिख दिया है। अब भाई अब ये देखो इनडायरेक्टली ये जो टॉपिक है वो किससे जुड़ गया, वो जुड़ गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग से। अब इसमें याद रखना कि कई बार डाउट होता है कि क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का दो मतलब आप निकाल सकते हो। कैसे दो मतलब निकाल सकता हूँ भाई, कोई बोल सकता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होने का मतलब अगर सोचूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का दो मतलब समझ में आता है, या तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हटकर कहाँ चले जाए, नॉन इक्विलिब्रियम में, नॉन इक्विलिब्रियम स्थिति में हट जाए, नॉन इक्विलिब्रियम स्थिति में हट जाए, ध्यान रखना नॉन इक्विलिब्रियम स्थिति में हट जाए। तो इक्विलिब्रियम से हटकर नॉन इक्विलिब्रियम स्थिति में चले जाने का मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो के इक्विलिब्रियम था वो अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा, तो वापस उसी के इक्विलिब्रियम में वो आना चाहेगा ली शास्त्री प्रिंसिपल को यूज करके। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है इसका डिस्टर्बेंस का मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाए, है ना। और ये अच्छा ये भी समझिए कि ठीक है डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन जब वापस आएगा तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आएगा कि चेंज हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ओनली टेम्परेचर के केस में ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बाकी सब फैक्ट जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं कर पाएगा टेम्परेचर के अलावा। तो याद रखिएगा कि ओनली टेम्परेचर के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकती है, और बाकी केस में क्या होगा इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम में जाएगा और वापस आ जाएगा। और चेंज टेम्परेचर के केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम में जाएगा लेकिन वापस आएगा तो थोड़ा सा ये डाउट रहेगा कि ये टेम्परेचर चेंज, ये जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल दिया है क्या, ये चेंज कर सकता है, हो सकता है बदल भी जाए, हो सकता है ना बदले, है ना। इक्विलिब्रियम वैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ना बदले वाला कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है, पर ये टेम्परेचर कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये याद रखना। बाकी कोई जो फैक्टर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, इसके बारे में हम लास्ट अभी और बात करेंगे। चलिए अब ली शास्त्रीय प्रिंसिपल थोड़ी बहुत बातें तो हुई है, अब ली शास्त्रीय प्रिंसिपल को एक एक फैक्टर के सेंस में फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ते हुए अप्लाई करके देखते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, और एक एक करके सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले लिया हूं मैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिख दिया या सांद्रता का प्रभाव। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिया ए से मैं चल रहा हूँ बी की ओर जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एरो लिख दिया है पहले से, ये समझाने के लिए कि मैं राइट एरो खींचूंगा तो समझना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, और लेफ्ट एरो समझना तो बैकवर्ड डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ऊपर एरो खींचूंगा तो ये नोटेशन रहेगा इंक्रीज, कंसंट्रेशन में इंक्रीज, और नीचे एरो का मतलब रहेगा कंसंट्रेशन में डिक्रीज। इससे क्या है नोटेशन में बातें हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देना कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ा रहा हूँ तो देखो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर वो नॉन इक्विलिब्रियम में चले जाएगा कुछ देर के लिए। अब वो रिएक्शन अपने आप को उस दिशा में चलाएगा जिससे इस कंसंट्रेशन में बढ़ने वाले पॉइंट का वो विरोध कर सके, और इसको बढ़ता हुआ दिखा रहा हूँ तो फिर अब वो रिएक्शन कैसे जाएगा कि ये घट जाए, तो ऑटोमेटिकली आप सोचो ये फॉरवर्ड दिशा में जाएगा जिससे ये कंसंट्रेशन वापस से कम होकर बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कैसा फेवरेबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन का डायरेक्शन केवल फॉरवर्ड हो जाएगा। कब तक, जब तक वो वापस इक्विलिब्रियम में ना आ जाए और उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आके रुक ना जाए। उसी तरह अगर मैं ए के कंसंट्रेशन को घटाता हूँ तो रिएक्शन जो होगा इस घटाने का भी विरोध करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम से जब घटाने चाहोगे तो घटाने का भी विरोध करेगा और रिएक्शन उस दिशा में चलना पड़ेगा जिससे ये घटने जो घटा है वो वापस कंपनसेट हो जाए। तो क्या होगा भाई, ये नीचे घटाऊंगा तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा जिससे वो वापस जो जितना घटा है वो उतना भर जाए। कहने का मतलब ये होगा रिएक्शन
को वापस इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करेगा। इस समय ये बैकवर्ड डायरेक्शन चलने लगेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कब फॉरवर्ड होगा कब बैकवर्ड होगा। जैसे आप देखो, मान लीजिए किसी ने बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाने की बात किया, बी के कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन बी के कंसंट्रेशन को घटाने का प्रयास करेगा, मतलब इसको भी बैकवर्ड ले जाएगा ताकि बी बढ़ रहा है तो उतना कम हो जाए, वापस इक्विलिब्रियम आ जाए। कोई मतलब बी के कंसंट्रेशन को घटाने का घटा दे कंडीशन में, तो बी के कंसंट्रेशन को अगर घटा दो, नीचे एरो से दिखा रहा हूँ, तो वो रिएक्शन अपने आप को उस दिशा में चलाना प्रयास करेगा जिससे ये बी की कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाए। तो एक कहने का मतलब ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से देखो, आप कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ और इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन जो पहले दोनों दिशा में बराबर चल रहा था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम के समय वो एक दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो इससे हम इक्विलिब्रियम को क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये यही बताना चाह रहा है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। फिर देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग में सेकेंड पॉइंट में। देखिए, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका देता हूँ कि ये डिपेंड करेगा डेल्टा एन जी पर, है ना। तो डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एल जी, ये मैं लिख देता हूँ, डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि डेल्टा एन जी पूरी तरह निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिना डेल्टा एन जी निकाले भी कर सकते हो। कैसे कि डेल्टा एन जी पर निर्भर तो करता है, डिपेंड तो करता है, बट सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो साइड देखा है, इधर रिएक्टेंट होगा इधर प्रोडक्ट होगा, है ना भाई। यहाँ पर संख्या कुछ x होगा, यहाँ पर संख्या कुछ y होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। तो हम ये जो x और y है ना, अगर दो रिएक्टेंट है तो फिर दोनों को जोड़ के बात करेंगे, एक है तो केवल एक का, इस x और y पर डिपेंड करेगा। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जहाँ अगर रिएक्टेंट साइड मोल की, ये मोल्स कहलाएगा फिलहाल, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के साइड मोल की संख्या को देखो, नंबर ऑफ मोल्स को देखो, स्टोइकियोमेट्री या मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, जो भी बोलो आप, इस x और y संख्या को देखो। अगर एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम तो आएगा। तो मैं यहाँ हमेशा बोलता हूँ कि एक इफेक्ट को देखो। मान लीजिए मैं प्रेशर को बढ़ाने वाला इफेक्ट लगाता हूँ। अगर प्रेशर बढ़ाया, मैं P इंक्रीज कर रहा हूँ इस रिएक्शन में, तो P इंक्रीज करूंगा तो हमेशा के लिए एक वे याद रखना, एक तरीका याद रखना सॉल्यूशन का, कि आपको प्रेशर अगर बढ़ाना है तो हमेशा याद रखें कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम का हमेशा हायर मॉलिक्यूलरिटी से, इसको बोलते हैं हायर मॉलिक्यूलरिटी, इसको मॉलिक्यूलरिटी बोल रहा हूँ ना, एक्स और वाई जो संख्या लिखा हूँ उसको, हायर मॉलिक्यूलरिटी टू लोअर मॉलिक्यूलरिटी की ओर हमेशा रिएक्शन का डायरेक्शन होगा, लोअर मॉलिक्यूलरिटी की ओर हमेशा रिएक्शन का डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक वापस इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हायर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हो गया क्या, अधिक अणुसंख्यता, हिंदी में बोल सकते हो अधिक अणुसंख्यता, इसको बोलते हैं हिंदी में अणुसंख्यता। अणुसंख्या मतलब ये अणुओं की संख्या, अणुसंख्यता किसी भी बैलेंस रिएक्शन में हायर मॉलिक्यूलर अधिक अणुसंख्यता से कम अणुसंख्यता की ओर मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ना प्रेशर बढ़ाने पर ही है, मान लो मैं प्रेशर को घटा दूं तो जस्ट उल्टा कर देना, लेकिन एक को ही याद रखें, नहीं तो फिर होच पोच हो जाएगा और एक से ज़्यादा याद करने में तकलीफ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने लिया, यहाँ से देखें PCl5, PCl5 ये गैस है, ठीक है। PCl5 गैस को हमने डिसोसिएट कराया, इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रहा है मान लो, और PCl3 बना है इधर गैस में, और इधर पर Cl2 गैस भी बना है, PCl3 बना और इधर Cl2 गैस बना। अब आप देखिए कि PCl3 गैस और Cl2 गैस के सामने सामने की जो संख्या है उसको देखिए, सामने की संख्या को मैं लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान देना, मैं सामने की संख्या लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या हुआ, एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब वो क्या है, वन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, वन है। और केवल आपको गैसियस ही देखना नहीं, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, गैसियस ही देखना है। ये जो मॉलिक्यूलरिटी ना, हायर मॉलिक्यूलरिटी, ये गैसियस ही देखना है, लोअर मॉलिक्यूलरिटी भी गैसियस ही देखना है, गैसी ही चाहिए हमको, गैसीय अणुसंख्यता चाहिए, याद रखना। अब यहाँ देखो, यहाँ टोटल हो गया 1, और यहाँ 1 + 1 मिलकर टोटल कितना हो गया, इधर का मॉलिक्यूलरिटी 2। अब मैं प्रेशर बढ़ाने की बात करूँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, केवल बढ़ाने वाले को सोचो, घटाने वाले को उल्टा करेंगे। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो हायर मॉलिक्यूलरिटी से लोअर मॉलिक्यूलरिटी, मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम वापस ना आ जाए। कोई एक रिएक्शन और दिखाऊं, जैसे देखें मैं कुछ रिएक्शन और दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने इसमें रिएक्शन बदला और कुछ रिएक्शन नया लिया, सपोज इसको ले लेता हूँ, सपोज N2 + 3H2,
ये सभी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और रिएक्शन हमने बनाया ट्वाइस NH3, ये भी गैस है, ये इक्विलिब्रियम है। अब इस इक्विलिब्रियम में अब देखिए कहाँ क्या है, वापस लिखता हूँ जैसे पहले लिखा था। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 3 इधर का मॉलिक्युलरिटी हो गया, जो आंसर आ रहा है 4, और यहाँ से ओनली हो जाएगा 2। तो देखो 4 से 2 की जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहाँ होगा, 4 से 2 की ओर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड। तो ये प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर घटाने पर उल्टा कर देंगे। ये 2 रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। एक तीसरा रिएक्शन और दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं तीसरा रिएक्शन लिखता हूँ। तीसरा रिएक्शन मैंने लिया है सपोज कि H2 गैस प्लस I2 गैस, और हमने बनाया है 2HI। तो अब यहाँ से देखिए मॉलिक्युलरिटी को मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ। यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया है, इधर के हिस्से में 2 हो गया है, और इधर ऑलरेडी कितना है, 2 है। अब हम यहाँ 2 से 2 इक्वल देख रहे हैं, तो इस समय अगर मैं प्रेशर इंक्रीज भी करूँगा या डिक्रीज भी करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर नो इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तीनों एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ये अगर दो चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ देखो भाई, डेल्टा एन जी का वैल्यू, डेल्टा एन जी आप समझते होंगे गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर 2 - 1 मतलब 1 था, मतलब पॉजिटिव था, तो प्रेशर बढ़ाने से फार बैकवर्ड हुआ। ये रखना नहीं है आपको, मैं जो तरीका बताऊँ उसी से करना है, ऐसा दिखा रहा हूँ बस। यहाँ पर डेल्टा एन जी जब सॉल्व किए तो देखिए 2 - 4 हुआ, और 4 मतलब -2 हुआ। अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर वो फॉरवर्ड जाने लगा। लेकिन जब डेल्टा एन जी 0 था, डेल्टा एन जी 0 का मतलब है 2 - 2, डेल्टा एन जी 0 हुआ, 2 - 2 दिख रहा है यहाँ पर, 2 - 2 आंसर 0। तो जब डेल्टा एन जी 0 था उस समय ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो याद रखिएगा, डेल्टा, इसमें कुछ भी रखने की कोशिश नहीं करना, डेल्टा एन जी 0 है या दोनों तरफ बराबर है तो बराबर, दोनों तरफ में से कोई एक ज़्यादा कोई कम तो फिर बढ़ सकता है घट सकता है, जो मैं बताया हूँ उसी तरीके से हायर मॉलिक्युलरिटी से लोअर मॉलिक्युलरिटी की ओर। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ क्या किस पर, कि हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे देखेंगे जरा देखिएगा, मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे बात करने वाला हूँ। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ से देखें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो चुका, इफेक्ट ऑफ हम वॉल्यूम चेक कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखना है या आयतन का प्रभाव देखना है। आयतन, मैं एकदम सरल शब्दों में बताऊंगा, आयतन का प्रभाव हमको याद रखना है, लिखते वक्त हम कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए आयतन का प्रभाव, तो इफेक्ट ऑफ जो वॉल्यूम है, हमेशा याद रखना गैसियस सिस्टम में प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के उल्टा चलता है, प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के उल्टा चलता है। इसका मतलब जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप पढ़े हैं वहीं पर सेम टू सेम वॉल्यूम का इफेक्ट अगर बोला जाए तो वो प्रेशर में जो घटना होती थी उसको वॉल्यूम में घटा देना। जैसे कि मुझे कोई एग्जांपल लगाने बोला तो मैंने एग्जांपल लगाया, मान लो वही एग्जांपल फिर से लगाता हूँ, PCl5 गैस से PCl3 गैस, और मैं प्लस करके लिख देता हूँ Cl2 गैस। अब इस एग्जांपल में मैंने साफ साफ देखा कि इस एग्जांपल में कि समझे बात को, कि यहाँ पर आपको पता है कि इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, ये हम पहले से जानते हैं। और प्रेशर बढ़ाने पर हमको हमारा क्या हो रहा था, 2 से 1 की ओर जा रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाने की बात करूंगा तो ये फॉरवर्ड हो रहा था, तो डेफिनेटली ये बैकवर्ड होगा। उल्टा बोल रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रहा था जी, बैकवर्ड हो रहा था। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाने पर बात करूं तो फिर ये डेफिनेटली इसका उल्टा फॉरवर्ड होगा। प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा उल्टा होता है। तो हम लोग क्या कहें, प्रेशर जब इतना अच्छे से पढ़े हैं तो प्रेशर का फायदा उठा के वॉल्यूम कर लेंगे, है ना, प्रेशर का जस्ट उल्टा करके वॉल्यूम दिखाएंगे, चलेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल एक और करा देता हूँ। मान लीजिए हमने वही एग्जांपल N2 + 3H2, N2 + 3H2 ऑब्लिक इक्वल टू ट्वाइस NH3, सभी गैस है। तो यहाँ देखा हमने 2 मोल, और यहाँ देखा 3 और 1 4 मोल, इधर का 1 इधर का 3। अब हम जानते हैं कि प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो क्या जाता है, हायर से लोअर, मतलब 4 से 2 मतलब फॉरवर्ड गया। लेकिन अगर इसी जगह वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। और वॉल्यूम घटा दिया तो फिर इसका उल्टा। ये सब आपको सीखना है। और यहाँ पर भी जब H2 और I2 वाला केस लूँगा यहाँ पर भी, तो नो इफेक्ट होगा वॉल्यूम का भी, ट्वाइस HI, यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम होगा। क्यों, दोनों तरफ मॉलिक्युलरिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
या मॉलिक्युलरिटी में कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है। तो सेम एग्जांपल है, मैं बस इतना आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर का उल्टा लगाना इफेक्ट को, फिर वो वॉल्यूम का इफेक्ट बन जाता है। ठीक है भाई, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस या अक्रिय गैस मिलाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव को जरा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे। मान लीजिए, याद रखना, अक्रिय गैस को मिलाना, इनर्ट गैस का एडिशन दो तरह से होता है, दो स्थितियों में होता है। कैसे कैसे दो स्थितियों में बात करूं, तो एक स्थिति ये है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हो, और दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर हो, एट कांस्टेंट प्रेशर हो। ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हूं, एक कांस्टेंट प्रेशर लिखा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है बंद पात्र में है। जब वॉल्यूम आयतन स्थिर हो, तो ये कब संभव है, जब हम बंद पात्र में विक्रिया कराते हैं। बंद पात्र में मतलब क्लोज्ड अपरेटस में, इन क्लोज्ड अपरेटस या क्लोज्ड बॉक्स, क्लोज्ड सिस्टम में रिएक्शन कराएं तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, यहाँ वॉल्यूम नहीं बढ़ पाता है। और जब खुले में कराएंगे तो कांस्टेंट, यहाँ पर खुले में कराएंगे तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। इसको प्रेशर कांस्टेंट बोल सकते हो या वॉल्यूम चेंज बोल सकते हो, वॉल्यूम वेरिएबल हो। वॉल्यूम जब चेंज हो तब क्या होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो याद रखना है, जब हम इनर्ट गैस लाते हैं तो इनर्ट गैस क्या करेगा, इनर्ट गैस आके यहाँ क्या करेगा, आके यहाँ वॉल्यूम ही तो बढ़ाएगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, इनर्ट गैस क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के कारण ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट देता है जैसा वॉल्यूम को बढ़ाने का इफेक्ट होता है। सेम एज, सॉरी यहाँ पर हमने एक उल्टा कर दिया कि हम जानते हैं कि यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। भाई साफ साफ लिखा है, देखो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस लाने का क्या मतलब हो, तो यहाँ पर इनर्ट गैस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस होता है। याद रखिएगा, नो इफेक्ट इनर्ट गैस का बिल्कुल भी जीरो इफेक्ट होता है। कब, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तब। लेकिन जब हम इधर बढ़ते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, मतलब खुले बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं, खुले अपरेटस में रिएक्शन करा रहे हैं, खुले बीकर में रिएक्शन करा रहे हैं, इस टाइप का कोई कंडीशन हो, तो यहाँ पर देखो इनर्ट गैस लाओगे तो क्या चेंज होगा भाई, वॉल्यूम तो चेंज होगा। इनर्ट गैस लगाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये बिल्कुल उसी की तरह इफेक्ट दिया जैसे वॉल्यूम को बढ़ाने का इफेक्ट था। तो मैं बोल सकता हूँ सेम इफेक्ट। कैसा इफेक्ट, सेम इफेक्ट, किसके सेम, ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सेम इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। आप जो वॉल्यूम इंक्रीज करने का जो इफेक्ट था, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वही इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, सेम इफेक्ट। आप हिंदी में लिख सकते हो कि इस स्थिति में वॉल्यूम, जो इस वाले केस में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आयतन बढ़ाने के समान प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है भाई, आयतन बढ़ाने के समान, आयतन बढ़ाने के समान प्रभाव पड़ता है, आयतन बढ़ाने के समान प्रभाव पड़ता है, आयतन बढ़ाने के समान प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आयतन बढ़ाने के समान प्रभाव पड़ता है। ठीक भाई, आयतन बढ़ाने के समान प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको याद रह जाना है, क्योंकि आयतन, हम लोग वॉल्यूम बढ़ाने का इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने के इफेक्ट जब बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो फिर हम वॉल्यूम बढ़ाने के प्रभाव के बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे। तो बिल्कुल एट कांस्टेंट या वॉल्यूम चेंज जब बोलेगा तो वॉल्यूम, आयतन बढ़ाने के समान जो प्रभाव पड़ेगा वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। अब उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ेगा उस पर हम बात करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट ऐसा है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे प्रभावित करता है। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ कि पहला पॉइंट ये कि कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को प्रभावित करता है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ जरा देखिएगा, कैटलिस्ट इक्वली अफेक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इक्वली अफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों दिशा को, है ना, अग्र और पश्च, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को बराबर रूप से प्रभावित करता है, इक्वली अफेक्ट करता है ना। कैटलिस्ट इक्वली अफेक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट इक्वली अफेक्ट द
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। याद रखें, कैटलिस्ट इक्वली अफेक्ट करता है किसको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को। इक्वली बोल रहा हूँ, इक्वली, ध्यान रखना, बराबर रूप से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए से हम बी और बी से वापस ए जा रहे हैं रिएक्शन में, तो अगर हमने कैटलिस्ट बढ़ा दिया तो ये इस फॉरवर्ड को भी इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड को भी इंक्रीज करेगा, इसको भी इंक्रीज करेगा और इनको भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं। कैटलिस्ट का काम ही है इंक्रीज करना, तो दोनों रेट को इंक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है, इससे नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता ही नहीं है ज़्यादातर। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, तो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। बट थोड़ा सा एक और चेंजेस ऑब्जर्व होता है, वो चेंज ये है कि इक्विलिब्रियम आने का समय को घटा देता है ना। इट लोअर्स द टाइम, लोअर्स द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, लोअर्स द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में पहुंचने के समय को घटा देता है ना। ये साम्यावस्था में पहुंचने के समय को घटा देता है, साम्यावस्था में पहुंचने के समय को घटा देता है, पहुंचने के समय को घटाता है, समय को घटाता है ना। कैसे कैसे, ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई रिएक्शन है ना, समझिए आप, मान लो कोई रिएक्शन जीरो टाइम पे स्टार्ट हुआ, एकदम स्टार्टिंग से तो इक्विलिब्रियम पहुंच नहीं जाता है, बाद में धीरे धीरे उसमें इक्विलिब्रियम अप्रोच होता है। तो जीरो टाइम से स्टार्ट हुआ, कुछ समय बाद 10 मिनट में मान लो इक्विलिब्रियम आया, तो वो 10 मिनट में ना लाके हो सकता है कैटलिस्ट मिला दिए, तो वही जो इक्विलिब्रियम जो 10 मिनट में आ रहा था, वो हो सकता है कि वो 2 मिनट में ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, इतना वो फास्ट रिएक्शन करा देगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा, साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा और जल्दी से इक्विलिब्रियम ला देगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में पहुंचने के समय को घटा देता है, इक्विलिब्रियम में पहुंचने के समय को घटा देता है। लोअर्स टू टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, लोअर्स द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलेगा, वो केवल और केवल क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो केवल और केवल इक्विलिब्रियम में पहुंचने के स्पीड को बढ़ा देगा। तो ऐसा बोल सकते हो, अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के समय को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस ये जो फॉरवर्ड है वो बैकवर्ड है, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन फास्ट होने लगेंगे, बस इतना ही अंतर है इसमें, ठीक है। अब एक लास्ट बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। अब आखिरी में हम लोग बात करते हैं ताप का प्रभाव। देखिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ताप का प्रभाव दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। अब वो दो अलग अलग टाइप का रिएक्शन कौन कौन है उनके बारे में बात करते हैं। दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, लेकिन इक्विलिब्रियम के रिएक्शन को मैं दो भाग में बांट रहा हूँ। एक में लिख रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप सभी जानते होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। और दूसरा लिख रहा हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, दूसरे साइड में लिखना है एंडोथर्मिक। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, और एक्सोथर्मिक को उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, और एंडोथर्मिक को बोलते हैं उष्माशोषी, उष्माशोषी। इन दोनों में अलग अलग पड़ता है टेम्परेचर का इफेक्ट। मान लीजिए मैं किसी एक इफेक्ट की बात करता हूँ, या चलो हम रिएक्शन में फिक्स कर देते हैं, ए से बी यहाँ भी रिएक्शन है, ए से बी यहाँ भी जाना है ना। जो एक्सोथर्मिक मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी ए से बी चलेंगे अपन, ए से बी, और यहाँ पर भी ये बोल दूँ कि यहाँ पर कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, मतलब अपने को क्या होगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, देखें मैं ए के साथ माइनस प्लस करके लिख देंगे, इधर लिख सकता हूँ ए और प्लस, यहाँ अब्जॉर्ब हो रहा है मतलब एनर्जी को यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। ये एनर्जी है, ये लीजिए, ये एनर्जी है। हम कोई एक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, कौन से प्रोसेस, प्रोसेस एक का मतलब ये हुआ कि हम हमेशा फॉरवर्ड को सोचते हैं। चलो हम चाह रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड हो, ये हमने फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर भी चाह रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड हो, कोई तो एक लेना पड़ेगा ना समझाने के लिए। तो मैंने लिया रिएक्शन में चाह रहा हूँ कि फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ भी, और यहाँ भी फॉरवर्ड रिएक्शन चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो ये मैं चाह रहा हूँ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को चाहने के लिए या फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए आपको क्या कंडीशन लगे टेम्परेचर का, ये सोचना है। देखिए, ये एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी जो बाहर निकलेगा, वो बाहर जो मान लो ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, और हम जो एनर्जी देख रहे हैं इस केस में वो एनर्जी बाहर निकल रही है।
तो एनर्जी बाहर निकल रही, तो ये बाहर का जो तापमान है वो बाहर का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बाहर के टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी बाहर की ओर, तो बाहर का टेम्परेचर हाई होगा, जिससे रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होगा। क्यों, एनर्जी को भी एक प्रोडक्ट की तरह लो, उत्पाद की तरह लो। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम चाहेंगे रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हो तो हम ये भी चाहेंगे कि रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी निकले, क्योंकि रिएक्शन में एनर्जी निकलना भी एक प्रकार का प्रोडक्ट ही तो है। हम चाह रहे हैं बी ज़्यादा बने, तो हम ये भी चाहते हैं, हमको ये भी लेना पड़ेगा कि एनर्जी भी ज़्यादा निकलना चाहिए तभी, क्योंकि बी बनेगा मतलब एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगा, और एनर्जी ज़्यादा निकलेगा तो बाहर का टेम्परेचर हाई होते जाएगा। तो बाहर का टेम्परेचर हाई होगा तो फिर वो बाहर भी गर्म है और अंदर और गर्म में और हीट क्यों रिलीज करेगा, तो हमको बाहर के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा फॉरवर्ड हो तो हमको बाहर के टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, और हमारा टेम्परेचर बाहर में ही कंट्रोल है, अंदर का टेम्परेचर तो बढ़ा घटा नहीं सकते भाई। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फेवरेबल हो रहा है, लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड होता है, या लो टेम्परेचर पर फेवर होता है, फेवर्स एट लो टेम्परेचर, फेवर्स एट लो टेम्परेचर, याद रखें, फेवर्स एट लो टेम्परेचर होता है इसका कंडीशन फाइनली। क्लियर भाई। जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई अब इधर क्या होगा, इधर तो एनर्जी हमको अब्जॉर्ब करना है, तो इसके एग्जांपल में अब इस एग्जांपल को मिटा दूं, ये वाला एग्जांपल में एनर्जी मान लो मिटा दूं भाई, देखो क्या होगा, अब मान लो इसमें रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है तो फिर ये देखो इसमें इसको एनर्जी चाहिए अंदर, तब रिएक्शन आगे करेगा। तो एनर्जी चाहिए तो भी मुझे टेम्परेचर के जरिए ही एनर्जी देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को बाहर का क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो टेम्परेचर जब बढ़ाऊंगा तब ये फॉरवर्ड रिएक्शन शो करेगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा बाहर का, इसका मतलब ये कब फेवर होगा, फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर फेवर करता है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छा होता है, ये इसका कहना है। तो मैं यहाँ पर इसी के साथ ये टेम्परेचर का इफेक्ट भी खत्म हो गया। याद रखिएगा टेम्परेचर के इफेक्ट को और भी समझा सकता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ। ग्राफ बना रखा है इसको और अच्छा समझाने के लिए। तो इस ग्राफ में आप गौर से देखिए क्या हो रहा है। इस ग्राफ में ये बोल सकता हूँ कि इस ग्राफ के अंदर यहाँ मैंने लिखा है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, या प्रोडक्ट फॉर्मेशन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखना, मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इधर लिखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा हूँ। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिखो या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक, या तो उत्पाद का बनना है या अभिक्रिया की जो प्रोग्रेस है उसको लिखें। नीचे क्या है, टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर रीजन है ये वाला, और ये वाला हाई टेम्परेचर रीजन है, यहाँ पर भी लो और हाई, ऐसा सोचना। देखिए ग्राफ का वेरिएशन देखो, ये क्या किया, फेवर्स एट लो टेम्परेचर, ऊपर लिखा हूँ लो टेम्परेचर पर फेवर्स, तो फेवर्स एट लो टेम्परेचर का मतलब देखो लो में यहाँ पर इसका जो हाइट है उसको देखो, टेम्परेचर जब लो है तो इसका जो ग्राफ का डिजाइन कैसे है, ये हाई की ओर है, इधर की ओर प्रोडक्ट हाई दिख रहा है आपको, और फिर जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है प्रोडक्ट का लेवल लो होते जा रहा है, कम प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर क्या है देखो, लो टेम्परेचर पर कम प्रोडक्ट बना है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ चुका है, या प्रोडक्ट का जो एरिया है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है इस ग्राफ की स्थिति में, ठीक है भाई। तो ये कैसा है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग का ही तो रिजल्ट है, मतलब दोनों एक ही बात तो बोल रहा है कि लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यही तो बता रहा हूँ यहाँ ग्राफ के अंदर में भी। तो इस तरह से हो गया ली शातलीय प्रिंसिपल की समाप्ति, और इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग भी खत्म हो गया, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले क्लास में।